my senior Irish Irish engineer. He told me कि PMP की कोई ऐसा जोन सा है ना अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आप PMP की बुक को स्टडी जरूर कर लें। Hello guys, this is Engineer Waqas Ahmed and welcome to another very innovative and informative podcast with another expert। लेकिन इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि बर्लिन का प्रोजेक्ट शुरू होता है सितंबर 2006 के अंदर और ये प्रोजेक्ट खत्म होना था 2011 के अंदर। यानी कि दूसरे लफ्जों में अगर मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को रिकॉल करूं तो मैं एडमिट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला में और मुझे डिग्री मिल चुकी थी 2010 में और बाय दैट टाइम ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होना था। लेकिन आपको पता है ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ? 2020 के अंदर, जब कोरोना वारिद हो चुका था। यानी कि इतना लेट क्यों? बिल्कुल इसी तरीके से यूएस का बिग डिग टनल कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था, वो भी 8 साल के अरसा जो था वो लेट रहा और बिलियन डॉलर्स की ओवर बजटिंग हुई उस पर। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का ओपरा हाउस प्रोजेक्ट था, वो भी 8-10 साल लेट हुआ। आज हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं ये प्रोजेक्ट क्यों डिले होते हैं। इनके अंदर एक खास वजह है जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। जो भी लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इधर यू पीपल आर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, as long as you belong to engineering industry, this podcast is going to be very very informative। आज मेरे इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट के अंदर हैं इंजीनियर अरशद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी अरशद साहब, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा हमारी ऑडियंस को कि आपने रिसेंटली काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जहां तक रिसर्च की बात की जाए, जिससे मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूं। और थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं कि कैसे आपकी ये सर्टिफिकेशंस हैं और क्या आपकी कंट्रीब्यूशंस हैं इस हवाले से। Yeah, my name is Arshad Chaudhary. I have around 14 years of versatile experience in construction landscape of Middle East, Pakistan, and East Pacific region. My expertise navigates from project management to project procurement, contract management, and delay analysis till project completion. I successfully collaborated with the global institutions, cosmopolitan consultancies, and multicultural, multinational contracting firms. So, as far as my educational background is concerned, I am a PhD scholar in sustainable development. Also, I have a dual masters in civil engineering, also in masters in project procurement, as well as I'm also masters in business administration. Oh. And I also hold certification in project management from Okay. PMI USA. Okay. And I am also ADB fellow and a certified project procurement and contract specialist for multilateral development banks. या अर्शद साहब, In आपकी short, इतनी इतनी सर्टिफिकेशन देखकर ना मुझे ऐसे लग रहा है कि माशाल्लाह से आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, बहुत बड़ी ऑडियंस है। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, इट विल गो ऑन एंड ऑन। मुझे ये जो थोड़े से मैंने प्रोजेक्ट्स के नाम लिए हैं दुनिया के, हम पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहे, साउथ एशियन कंट्रीज की बात नहीं कर रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट जर्मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इनके इतने बड़े प्रोजेक्ट से 10-10 साल लेट क्यों हो गए? और इसमें एक ही रीजन थी, प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट क्या है? थोड़ा सा ये उस ऑडियंस के लिए जो हमारे इंजीनियर्स को बिल्कुल आइडिया नहीं होता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, प्रोक्योरमेंट को सादा अल्फाज में बयान कीजिएगा ताकि एक आम बंदा भी उसको समझ सके प्रोक्योरमेंट है किस बला का नाम। actually, procurement is a very lengthy process. We here in Pakistan, we consider procurement just a tendering and bidding step. Procurement एक बहुत versatile और बहुत लेंथी प्रोसेस है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम कंट्री लेवल assessment and it goes towards the project completion. It is itself is a life cycle of procurement. So procurement nowadays दुनिया में procurement जो सा है वो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज हो रहा है to bring social and environmental outcomes.
इससे हम सोशल और एनवायरमेंटल अपने जितने भी इश्यूज हैं उसको कंटेन कर सकते हैं। ऑल्सो इट हैज अ पोटेंशियल टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, growth, productivity, and foreign direct investment. This is a tool to bring the foreign direct investment in developing countries. अच्छा, आपने एक लफ्ज यूज किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो मुझे बताइएगा प्रोक्योरमेंट, ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री के अंदर हम सुनते हैं कि जी वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं, आप इसमें इसका हिस्सा भी रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का आपने तज़किरा भी किया। सो एज पर योर एक्सपर्टीज, किसी भी कंट्री के अंदर एक इन्वेस्टमेंट जो होती है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर किस तरह से अट्रैक्ट की जाती है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूरोपियन बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये वैल्यूज के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं ये आती हैं इंटरनेशनल कमिटमेंट से, इंटरनेशनल इनिशिएटिव से। लेट्स से अब यूएनओ का इनिशिएटिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उन गोल्स को अचीव करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है। उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट जो उनसे हैं वो ये इंस्टीट्यूशंस करते हैं थ्रू देयर इन्वेस्टमेंट। अब ये जब किस भी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सर्टेन क्राइटेरियाज के साथ इंटरलिंक होती है। वो क्राइटेरियाज जो उनसे हैं वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स एंड इनिशिएटिव्स को अचीव करने के लिए इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज होती है। तो Okay. इसलिए जब ये इन्वेस्टमेंट आती है तो हमारे जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं या हम लोकल इधर रीजनल लेवल पे जब हम इसको ओवरसी करते हैं तो वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट कि इस इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ क्राइटेरियाज इंटरलिंक हैं और ये इनकी जो इन्वेस्टमेंट है और जो प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या इनके जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हो गए, सोशल सेक्टर के हो गए, हेल्थ सेक्टर के हो गए, ये सब के सब ऑपरेट करते हैं विद इन अ प्रोक्योरमेंट सी। एक प्रोक्योरमेंट का बहुत बड़ा लैंडस्केप है। इनके सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, आउटकम्स हैं, बेनिफिट्स हैं, ये सब के सब अचीव होते हैं थ्रू प्रोक्योरमेंट। तो 99% जो आउटकम्स हैं प्रोजेक्ट्स की, दे आर गोइंग टू अचीव विद देयर प्रोक्योरमेंट। दैट्स व्हाई this procurement is a very extensive subject nowadays. Okay. And the new dimensions in this is strategic procurement, sustainable procurement to achieve sustainable development goals, strategic goals of national development. तो ये सारी चीजें हैं जो जिससे हमें थोड़ा सा इसको रियलाइज करने की और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है to better perceive and conceive the projects to make them successful. और यही एक रीजन है कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के वो डिले हो जाते हैं ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर क्राइटेरियाज एंड पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। अच्छा चौधरी साहब, यहाँ पे मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है, ये बड़ा अच्छा लफ्ज आपने यूज किया कि देखें प्रोक्योरमेंट पुअर या मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो जाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले तज़किरा किया, आई वाज गोइंग थ्रू द सर्वे के दुनिया के बड़े अच्छे कंट्रीज के अंदर बड़े बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स डिले हुए, जैसे कि बर्लिन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट था, दैट वाज डिलेड बाय लाइक 9 years। तो क्या इम्प्रोवाइज करने की क्या जरूरत है, मतलब अपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो एशियन कंट्रीज है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती हैं, तो इनको क्या लेसन लर्न लेने की जरूरत है, इन यहाँ पे भी प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट को इम्प्रोवाइज कैसे किया जा सकता है। आई नो कि क्वेश्चन का आंसर यही होगा बाय इम्प्रूविंग, बट उस इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट में जो रियलिस्टिक स्टेप्स हैं, जो आपके मुताबिक, आपने अभी रिसेंटली यूरोप का भी टूर किया था फॉर द सेक ऑफ कि आप यहाँ पे आके लोगों को समझा सकें, तो इस पॉडकास्ट के थ्रू आप थोड़ा सा रोशनी डालें इस पे, कौन से स्टेप्स होने चाहिए। देखिए, आपके क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आपने किया कि जो जर्मनी के प्रोजेक्ट्स डिले हुए। देखिए, जर्मनी इज अ डेवलप्ड कंट्री। जर्मनी के चैलेंजेस डेवलपिंग कंट्रीज के चैलेंजेस से सेपरेट है, डिफरेंट है। दो वे उनका प्रोजेक्ट जो डिले हुआ उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट उन्होंने प्रॉपर परफॉर्म नहीं की, इस वजह से उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिले हुए और वेल परफॉर्म ना कर सके, कॉस्ट ओवररन्स हो गए। हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिसके अंदर ये साउथ एशिया आता है, एशियन पैसिफिक कंट्रीज आते हैं,
ये लगभग 40 कंट्रीज हैं। इनके चैलेंजेस और हैं, इनके चैलेंजेस बहुत डीप रूटेड है, इनके सोशल चैलेंजेस भी हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं। देखिए, प्रोक्योरमेंट का एक ऑब्जेक्टिव, मैं आपको इसको समराइज करूं, द पर्पस ऑफ प्रोक्योरमेंट from international development perspective, the purpose of procurement is to plan a project, conceive a project in a technically feasible, financially viable, socially acceptable and environmentally friendly way. तो इसके इसके 4 डायमेंशंस हैं इसकी सक्सेस के। अनफॉर्चुनेटली हमारी सक्सेस, हम जिसको सक्सेस कहते हैं, वो ये है कि लीस्ट कॉस्ट जो प्रोजेक्ट है वो ही सक्सेसफुल है। बेशक वो प्रोजेक्ट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल डिटोरेशन हो जाए या एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो जाए, हमारा कंसर्न सिर्फ रहता है कि हम कॉस्ट को देखते हैं, जबकि जो आजकल अडेप्टिव प्रोजेक्ट्स हैं या सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं, इंक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, वो इस तरह से प्रोजेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंड नहीं करते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी प्रोजेक्ट को जब प्लान करती हैं या फाइनेंस करते हैं, तो वो लीस्ट कॉस्ट के ऊपर तकिया नहीं करते। उनकी वैल्यूज हो रहे हैं, वो अपनी वैल्यूज को देखते हैं, वैल्यूज को प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए वो कहते हैं बेस्ट वैल्यू जो अवार्ड्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बेस्ट वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको अवार्ड करें, ना कि हमारी तरह लोवेस्ट कॉस्ट प्रोजेक्ट्स को जो सा है वो अवार्ड कर दें और वो अल्टीमेटली 8-10 साल डिले भी हो, सोशल वैल्यू भी ना हो, लॉन्ग टर्म वैल्यू भी ना अचीव हो, कॉस्ट के जो बेनिफिट्स के प्रोजेक्ट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो भी अचीव ना हो सके। ओके, तो दैट इज व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स के लिए है ऑब्वियसली। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, आई जस्ट वांट टू मेक इट वेरी सिंप्लीफाई के लोग जुड़े रहें हमसे, इसको एंड तक देखें। जो नए ग्रेजुएट्स हैं वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं, जॉब हासिल करने जाते हैं, तो उनके लिए वो किस नज़र से उनको प्रोक्योरमेंट का एक करियर जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, कैसे वो कर सकते हैं? स्टार्ट में किसी किसी को नौकरी नहीं मिलती, तो आप सुजेस्ट करें एक वाइबल पाथ वे सुजेस्ट करें कि यहाँ या इस, जैसे आपने बताया कि ये है ही हर चीज़ की डिपेंडेंसी इसी के ऊपर, चाहे आप सोशली बात कर लें, इन्वायरमेंटल बात कर लें, एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एज अ केमिकल इंजीनियर, दे शुड अडॉप्ट दिस जॉब कैरियर। अवेयरनेस की बात है, ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेजुएट्स इस तरफ आएंगे, एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, एक्सपर्ट्स बनेंगे, तो वो एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को कल को 10 साल बाद 20 साल बाद वही इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा जो आज आप यूरोप में देख के आए, पढ़ के आए हैं। तो हमारा मकसद ये इस पॉडकास्ट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना कि भैया आप लोग बजाय इसके के धड़ाधड़ वो एक ही फील्ड के अंदर जाते जा रहे हैं, आप इस तरह की वैल्यूएबल फील्ड को भी चूज करें जिसमें आप एज अ स्पेशलिस्ट। तो एक आम सा जो इंजीनियर है जो घर बैठ के भी जॉब की समझ लो कि तलाश में है, उम्मीद में है, उसको क्या सुजेस्ट करेंगे कि वो प्रोक्योरमेंट की तरफ आना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आना चाहता है, प्रोजेक्ट्स की तरफ आना चाहता है, वो क्या करे? मेरा मैसेज यंग इंजीनियर्स के लिए ये है कि इंजीनियर्स जो उनसे हैं बड़े वर्सटाइल पर्सनालिटी ओरिएंटेड होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो मार्केट में आते हैं दे बिकम docile, बिकॉज के सोसाइटल प्रेशर है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो मेरा ये मैसेज है, बल्कि ये लेसन लर्न है मेरा, कि जब तक until and unless engineers should not transform themselves into a value added product, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। एक डिग्री को लेके मार्केट में आना, और मार्केट की रिक्वायरमेंट सिस्टम चेंज हो चुकी हैं, स्किल सेट चेंज हो चुका है, एटीट्यूड चेंज हो चुका है, तो दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्फ और एक अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में। जब आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो जाएंगे, यू बिहेव लाइक अ मैग्नेट। वो ठीक है, लेकिन कैसे करें? इनको आइडिया नहीं है, ये मैं उनका पेन पॉइंट पिच कर रहा हूँ, आप उसको बताएं कैसे करना है। ये भी ये आपकी बात ठीक है, ये भी हमारे चैलेंजेस हैं कि हमारी मेंटोरशिप और हमारी जो है ना, ये विजिबिलिटी ऑफ थिंग्स इज वेरी पुअर। तो इसके अंदर ये है कि सबसे पहले तो आपको फील्ड्स को
की आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ या कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से आ जाएं या कंसल्टेंट की तरफ से आ जाएं, बस ये दो फील्ड्स ही हैं इंजीनियर्स के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कि इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर हम इंजीनियर्स जा सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की जो रिस्क मैनेजमेंट है वो इंजीनियर से बेहतर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, ना कोई अंडरस्टैंड कर सकता। दूसरी इसके अंदर डिजाइनिंग तो है ही है। तीसरी प्लानिंग, जिसमें माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हैं। थैंक यू। चौथी इसके अंदर है बिड प्रिपरेशन, बिड डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, यानी बहुत कि बड़ी फील्ड। ये आप जो जो चीजें बता रहे हैं ये करियर बता रहे हैं लोगों को कि आप ये करियर भी कैरियर, चूज कर सकते हैं। ये मैं यस यस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज बता रहा हूँ आपको ठीक है, कि वेरी इन गुड। एरियाज के अंदर दुनिया बहुत आगे चली गई है। जो बिड डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन है ये दोनों तरफ से है। हम्म, ये कंसल्टेंट की तरफ से बिड डॉक्यूमेंट प्रोक्योरमेंट के हवाले से इनको प्रिपेयर किया जाता है, और दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से बिड को इफेक्टिवली प्रिपेयर एंड सबमिट किया जाता है। ये दो सेपरेट फील्ड्स हैं, ओके, ठीक है। और तीसरी इसके अंदर आ जाती है जो एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट हैं, जो इस सब को कंसल्टेंट से प्रिपेयर करवाते हैं और इसको फिर बिड फ्लोट करते हैं, और फिर कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर्स उसको प्रिपेयर करते हैं, सब इफेक्टिवली उसको सबमिट करते हैं प्रिपेयर करके, इन ऑर्डर टू विन द बिड। ओके, एक ये फील्ड है। फिर उसके बाद बिड एवेल्युएशन आ जाती है। एक ये और सेपरेट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। हमारी नजर है बस छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर ये सब फील्ड्स बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे पहुंच। ठीक है, चौथी है इसके अंदर बिड, जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की फील्ड है। कॉन्ट्रैक्ट की फील्ड में भी इसी तरह पहले कॉन्ट्रैक्ट की प्रिपरेशन की है एक फील्ड, कंसल्टेंट की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से। फिर दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर की तरफ चली जाती है, जब कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब स्टार्ट हो जाता है। फिर यू नो द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इटसेल्फ, उसके अंदर जो डैब आ जाता है, डिस्प्यूट एडजुडिकेशन अवॉइडेंस बोर्ड, वो एक बहुत बड़ी फील्ड है। उसके अंदर स्पेशलाइजेशंस हैं, सर्टिफिकेशंस हैं। उसके बाद फिर डिले एनालिसिस के स्पेशल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके ये जो क्लेम्स के स्पेशलिस्ट हैं, ये अलग एक फील्ड है। तो फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड, फ्रॉम कंसल्टेंट साइड, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर साइड। फिर उसके अंदर बहुत प्लांट्स के इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, कंस्ट्रक्शन की हैं, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है, हाईवेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वाटर एंड सैनिटेशन है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। तो एक लैंडस्केप है, ठीक है। पूरा पूरा अच्छा, मुझे पोर्टफोलियो है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा क्योंकि समझने वाले लोग शायद कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे जो छोटा सा मैं एक अपनी तरफ से पॉइंट देना चाहता हूँ, ये इतनी वैरायटी आपने बता दी। अब आप ये कहना चाहते हैं कि जो बंदा इस टाइम पे घर बैठा हुआ है, पहले नंबर पे उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए, और वो मोबाइल हर किसी के जेब में है, वो गूगल के थ्रू, वो लिंक्डइन के थ्रू चीजों को सीखना स्टार्ट करे, ऑटो पायलट ऐसा ही है। ऑटो पायलट सीखेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आएगी, और फिर सर्टिफिकेशन लेकर स्किल सीख कर वो एप्लीकेशंस, ऑब्वियसली जब एक बंदा सीखना शुरू कर देता है तो फिर उसके सामने काफी बड़ी फील्ड आ जाती है, वो अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी शुरू होती है, लेकिन स्टार्ट कर ले। अच्छा, यहाँ पे दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको, यानी कि यही जो ग्रेजुएट्स हैं जो घर से बैठ के अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जितनी भी फील्ड्स आपने आइडेंटिफाई की हैं, क्या ये बंदे अपने तौर पे चीजें सीख लेते हैं? ठीक है, ये क्या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट तैयार करना, रिस्क तैयार करना, प्रोजेक्ट प्लानिंग शेड्यूल तैयार करना, चाहे वो किसी भी टूल को यूज करके है, फिर डिले एनालिसिस करना, क्या ये चीजें हम यहाँ से बैठ के वो जो समंदर पार इतनी बड़ी डेवलप्ड नेशंस हैं उनके लिए ऑफर कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू? There is a huge gap. हम्म, They have different requirements. नहीं, They वो चीजें have, सीख कर, लेट से यहाँ से आप जैसा नहीं, एक्सपर्ट वहां से सीख मैं के आया है। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पहले आप ये गैप को आइडेंटिफाई करें कि आप आया कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम्म, गैप को जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप सोल्यूशन प्रपोज नहीं कर सकते।
हम्म। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है कि हमने अपनी सर्विसेज को सेल करना है इन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, आया हमारे पास वो स्किल सेट अवेलेबल है? नहीं है। ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं है। ओके। क्योंकि हमें उस तरह से ट्रेन ही नहीं ना किया गया। हमारा हम्म। कसूर नहीं है ये, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करना इन्वायरमेंट है। चाहता। ये एक सिस्टम है। एक हम सिस्टम। वी बिकम विक्टिम ऑफ दिस सिस्टम। ओके। वही, द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वेरी इंटेलिजेंट, ओके। स्पेशली इंजीनियर्स। तो ये एक सिस्टम का फ्लॉ है जिसके जो अंदर साहब हम एक ट्रैप। एक एक बात यार, आपने माशाल्लाह से एक ऐसा वर्ड यूज किया, मेरे पास बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में आते रहे हैं, दे आल्सो यूज दिस फ्रेज के पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वेरी इंटेलिजेंट स्पेशली इंजीनियर्स, एंड ये कोई पता नहीं कितनी बार मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, मैं इसलिए यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आजकल ये कह रहे हैं डिग्री में क्या रखा है। यार वो लोगों को मुतनफर कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग डिग्री में फजूल है। वो चार बंदा प्लॉट बेच रहा है मार्केट के अंदर, एक बंदा मैं नाम नहीं लूंगा, वो प्लॉट बेच रहा है चार, और वो कह रहा है मैं तो इस मुल्क को यहाँ से लेके चांद पे ले जाऊंगा, डिग्री में कुछ रखा ही नहीं है। ये कैसा एनवायरनमेंट है? ऑलरेडी हम माहौल से मुतासरीन माहौल है ना, हम एनवायरनमेंट के विक्टिम्स हैं, आपने जैसे कहा। तो इस तरह के लोग हमें और ज्यादा मुतनफर कर रहे हैं कि डिग्री में क्या रखा है, इंजीनियरिंग करके फजूल किया है, और लोग भी उसको उस रो में बहते चले जा रहे हैं। ये थोड़ा सा इसको भी कोरिलेट कीजिएगा। अच्छा, इसका तो आंसर ये है कि डोंट थ्रो स्टोन ऑन एवरी बार्किंग डॉग। हाँ। आपने अपने डायमेंशन को सेट करनी है। ठीक है। आप लैक ऑफ डायमेंशन की वजह से आप अपने आप को डिस्ट्रप्शन का शिकार ना करें। ठीक है। आप एक प्रोफेशनल हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं। हाँ हाँ। आप अपनी फील्ड को छोड़ के किसी और फील्ड में जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, सिवाय कि आप अपने आप को डिसमे का शिकार करेंगे और एक ऑन गोइंग और एवरलास्टिंग डिसअपॉइंटमेंट्स रहेंगी आपकी लाइफ ऐसा में। ही तो ऐसा। ये है कि आप अपनी फील्ड में रहें, आप अपना स्किल सेट डेवलप करें, एग्जैक्टली। आप मेंटोरशिप ढूंढें, आप मेंटोर्स ढूंढें। हाँ, आप ये बात ठीक है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुकिश नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम बुकिश नॉलेज। आप बुकिश नॉलेज से कम टर्मिनोलॉजीज तो सीखें। व्हेन आई वाज इन मिडल ईस्ट इन 2012, one of my senior Irish Irish engineer, he told me कि पीएमपी की कोई ऐसा जोन सा है ना अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आप पीएमपी की बुक को स्टडी जरूर कर लें, 2 दफा 3 दफा स्टडी कर लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए और आपको टर्मिनोलॉजीज के साथ जो सा है ना अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ये टर्मिनोलॉजीज कहाँ कहाँ यूज होती हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो वो 2012 में स्टार्ट किया, तो अब इस टाइम सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है हम। तो ये क्या है कि स्टार्ट तो करना है ना, मेंटोरशिप आपके लिए जरूरी है, डायरेक्शन आपके लिए जरूरी है, हम्म। वो आप दे रहे हैं। बिल्कुल, हमारा सोसाइटी के अंदर सिस्टम ही ऐसा है कि जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट पास आउट होके बाहर आता है, तो उसके ऊपर सोशल प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो उसको पहली नौकरी चाहिए। वो 15-20 हजार से ज्यादा ऊपर का सोचता है, वो कहता है पहली बिल्कुल। नौकरी आ जाए। करियर डेवलपमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। 8वें सेमेस्टर के अंदर इवन के मेंटोरशिप होनी चाहिए कि आपने सीवी लिखनी नहीं आती लोगों को। आई एम एक्चुअली प्रोवाइडिंग दिस कोचिंग सर्विसेज सिंस लास्ट 6 years। आई वाज सर्विंग इन यूएई। जब मैं पहली दफा यूएई में गया ना, तो आई वाज लाइक कि यार हम कहाँ पे आ गए, हमारी तो इस तरीके से अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल। वो डेयर डेयर है हम, लेकिन हमारे माइंड में फियर होता है। हम डर रहे होते हैं, यार मेरी नौकरी चली गई तो फिर मैं क्या करूंगा, मतलब यार ऐसा नहीं होता। और एक तरफ ये इन्वायरमेंट है जो हम अंदर से डरे हुए हैं, दूसरी तरफ से माशाल्लाह से ये जो 8वीं पास मोटिवेशनल स्पीकर्स आए हुए हैं चार प्लाट बेच के, वो कहते हैं इसमें क्या रखा हुआ है। और मुझे ये बताइएगा, ये 100-100 डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट पकड़ के फ्रीलैंसिंग करने वालों को आप बताएं कि जो प्रोक्योरमेंट के प्रोजेक्ट्स हमारे इधर से बैठे हुए बंदे जो सिविल इंजीनियर्स हैं, अपने स्किल सेट गैप को अगर वो एलिमिनेट करते हैं, स्किल सेट डेवलप करते हैं, तो कितनी मार मार सकते हैं, वो कितना दूर तक वो अर्न कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा फोकस थोड़ा ह्यूज करवाइएगा पोटेंशियल, ह्यूज पोटेंशियल। ना। फिगर्स अगर हम चाहिए, फिगर्स अगर चाहिए, हम फिगर्स चाहिए मुझे। अगर हम इंडिया की इंडस्ट्री को देखें, तो इंडिया की इंडस्ट्री इस टाइम इस प्रोक्योरमेंट की एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की फील्ड में बहुत ग्रो कर सकती वो तो आईटी में भी है, वो तो गूगल में भी है, वो तो हर चीज में, क्रिकेट है। में भी तो है, इसमें भी आगे निकल गए करके, हैं।
लेकिन हमारा कंसर्न तो कंस्ट्रक्शन का है ना जी। नहीं नहीं, मैं हम वैसे जो बात कर रहा हूँ कि जो हमारे कानों में खबरें पड़ती रहती हैं, आईटी में भी वो जी, आगे, क्रिकेट में भी आगे चले गए, बस नेजाबाजी में हम आगे गए हैं, लेकिन ये कंट्रैक्ट में और ये इन चीजों में भी वो दुनिया में आगे चले गए हमसे। बहुत आगे हैं उनके। देखें आप, इस टाइम एशिया पैसिफिक के 40 कंट्रीज हैं, 40 के 40 कंट्रीज में वो इस टाइम जो उनसे है ना, बिल्कुल उनके फुटप्रिंट्स हैं। अच्छा। और कंसल्टेंसीज के साथ वो सर्विसेज दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि जब कॉन्ट्रैक्टर ने बिड सबमिट करना होता है तो इसकी एक प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेज होती है। हम्म। ठीक है, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है कि आपने ये हेल्प आउट करना है कॉन्ट्रैक्टर को टू प्रिपेयर एंड सबमिट इफेक्टिव बिड। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन ऐसे नहीं है कि जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, सिंपल एवेलुएशन क्राइटेरियाज हैं, सिंपल क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है। दे आर वर्किंग ऑन फीडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, फीडिंग रेनबो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ रेड बुक के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ येलो बुक के, कुछ गोल्डन बुक के प्रोजेक्ट्स होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत लेंथी, वो इतने इतने बंडल्स होते हैं बिड के। तो उसके अंदर जो आपके वैल्यूएशन क्राइटेरियाज होते हैं बड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। उसके ऊपर एक एक नंबर के ऊपर आपने बहुत बहुत डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। तो प्री कॉन्ट्रैक्ट जो है, प्री बिड कॉन्ट्रैक्ट प्रिपरेशन, ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स को ये हैवी अमाउंट में एक्सपर्टीज चाहिए, जो कि उनके पास अवेलेबल नहीं है। हम्म। जस्ट यू नीड टू कनेक्ट विद देम and upheld yourself as a procurement ओके। expert. ओके जो साहब, थैंक यू वेरी मच। और एंड पे ये बड़ी एक्चुअली ठीक है, बड़ी एक इंफॉर्मेटिव टॉक थी। आई वुड लाइक के इसमें आप ये जो एक मैसेज दे रहे हैं कि लोगों को स्किल सेट डेवलप करना चाहिए, ऑब्वियसली फॉर दैट रीजन वी नीड मेंटोर्स, वी नीड ट्रेनर्स, वी नीड कोचेस विच आर लर्न फ्रॉम अब्रॉड। कम्युनिटी जैसे डेवलपमेंट। गल्फ रीजन से हमने हमने सीखा, हम यहाँ पे आके लोगों को सिखा रहे हैं। आप इस मामले में, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग के मामले में, प्रोक्योरमेंट के मामले में, क्या आप अभी कोई इस तरह की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं? इफ एनी पर्सन वांट टू लर्न दीज थिंग्स, और या आप एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं जो आप ये सर्विसेज देते हैं कि लोगों को सिखाएं, या किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो जो इस वीडियो के तवज्जो से देखें और आपसे कांटेक्ट करें, या जो भी इस वीडियो के अंदर जाके राब्ता करें, जो भी कमेंट्स करें, कैन यू इलेबोरेट अबाउट दिस थिंग? देखिए, राइट नाउ आई एम हेल्पिंग आउट कंसल्टेंट्स, ओके। कॉस्मोपॉलिटन कंसल्टेंट्स, टू प्रिपेयर विद डॉक्यूमेंट्स ओके। for multi-million dollar projects ओके, दैट्स in वंडरफुल। Asia Pacific region and ओके। in this region. ओके। Or meanwhile, on the other side, I am also helping out contractors to prepare effective bids in order to win the bids. ओके। उसके अंदर हमें डेफिनेटली एक्सपर्टीज तो चाहिए, और जब कॉन्ट्रैक्टर बिड विन कर जाता है उसको फिर उस तरह के एक्सपर्ट जो उनसे हैं, टीम मेंबर्स भी चाहिए होते हैं उनको रन करने के लिए प्रोजेक्ट्स। तो इसके अंदर आई एम वर्किंग ऑन बोथ एंड्स, बट फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ आई एम नॉट वर्किंग, ओके। but the time has come that you have to act like an agent of change for the society and Inshallah, I would frequently conduct few podcasts ahead in upcoming schedule as well to aware these people. हम step by step कॉन्ट्रैक्ट और प्रोक्योरमेंट एंड रेनबो ऑफ FIDIC के ऊपर बात करेंगे। जो भी हमारे देखने वाले हैं, जो भी हमारे इस तरह के पॉडकास्ट वीडियोस को देखते हैं रेगुलरली ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन और इन कमेंट एरिया कि बताइएगा, सपोर्ट दीजिएगा। आज का जो ये एक पॉडकास्ट था, हाउ मच इट वाज यू नो प्रोडक्टिव, इंफॉर्मेटिव फॉर यू पीपल, क्योंकि नॉन इंजीनियर्स के लिए आई नो देर आर मैनी मैनी अदर फील्ड्स टू ग्रो, लाइक अमेजोन है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन एक इंजीनियर के लिए अपनी फील्ड को छोड़कर, जहाँ पे वो 16 साल एक पौधे को पानी देना होता है, वो उसको ग्रो करता है, और एट द एंड ही हैव टू लीव दैट जॉब, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। वी एज इंजीनियर, चौधरी साहब एज इंजीनियर कैन फील दैट पेन, कि हम लोग जब अपनी इंजीनियरिंग को चौधरी साहब, अभी ना मेरे पास रिसेंटली कुछ लोग ट्रेनिंग्स के अंदर आते हैं, यकीन करें 40% मेरे पास जो ट्रेनिंग्स आती है ना प्लानिंग कंट्रोल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, वो पता है कौन से लोग हैं? वो कहते हैं हम रियल एस्टेट के अंदर थे,
पिछले 4 साल से इंजीनियरिंग की, हम रियल स्टेट में चले गए, अच्छे पैसे थे, अब रियल स्टेट हो चुकी डेड, तो अब हम वापस आना चाहते हैं, क्या करें? आई कैन शो यू अ लॉट ऑफ विटनेस प्रूव्स अबाउट इट। बहुत सारे लोग टीचिंग में चले गए, बहुत सारे लोग अपनी फील्ड चेंज कर चुके। मैंने उनको पूछा उसको कंटिन्यू करो, कहते यार जो इंजीनियरिंग के अंदर अर्निंग है ना, जो बाहर गल्फ रीजन के अंदर जाके लोग कर रहे हैं, दैट इज अ ह्यूज। तो लोग वापस आते हैं, वो ट्रेनिंग्स लेते हैं। अगेन द थिंग इज दैट देर आए दुरुस्त आए, आज करो या कल करो, पीपल हैव टू लर्न, पीपल हैव टू बिल्ड देयर स्किल सेट। सो इंशाल्लाह अपनी ऑडियंस को मैं एक दफा फिर रिमाइंडर दे दूं, दे शुड राइट इन कमेंट्स अबाउट द एफर्ट्स जिस तरह से हमने चौधरी साहब को एंगेज किया। थैंक यू फॉर चौधरी साहब दिस पॉडकास्ट। इंशाल्लाह आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट ऑनवर्ड पॉडकास्ट भी अनाउंस करेंगे, उसमें फिर टॉपिक के साथ आपको इनवाइट करेंगे। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। Thank you. God bless you.